अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, दो लतीफ़े आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान स्टील मिल, सबसे बड़ा स्टील मिल है पाकिस्तान का, 2015 से बंद पड़ा है। लेकिन इसके जो वर्कर्स हैं ना, उनको रेगुलर सैलरीज मिल रही हैं। 10 साल से बंद पड़ा है, सरकारी वो है एंटिटी, ठीक है। पाकिस्तान के 10 एयरपोर्ट 23 साल से बंद हैं, लेकिन वर्कर्स मौजूद हैं और उनको सैलरी भी मिल रही है। और टॉप ऑफ इट, अमेरिका, यूके, यूरोप में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की एयरलाइंस बैन है, मतलब वहाँ नहीं आती जाती कई साल से। लेकिन अमेरिका, यूरोप, यूके के मेजर सिटीज़ में पीआईए का स्टेशन ऑफिस भी है, स्टेशन ऑफ मैनेजर भी है, और उनको यूरोपियन या अमेरिकन डॉलर में करेंसी में सैलरीज मिलती हैं। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना हो, तो बेड़ा गर्क क्यों ना हो? और पीआईए डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। वैसे तो डायरेक्टली पूरा पाकिस्तान ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। अजीज़ दोस्तों, मैं ये ख़बर देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सोच में पड़ गया। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ करेक्ट और नॉट। आजकल एआई और आम आदमी के हाथ में फ़न आ गया है चीज़ें करने का, कि पता नहीं चलता अक्सर के खबर झूठी है कि सच्ची। लेकिन ये जो बहुत वायरल रही है खबर, इस पर ज़्यादा चीज़ें आई नहीं सामने, कि लखनऊ में हकीम सलाउद्दीन के घर से 3000 बंदूकें, 20 थैले 20 थैले उन बंदूकों की कार्ट्रिज के थे, जिसमें 50,000 कार्ट्रिज थे। मैं हैरान हूं कि इतना असला, 3000 गन्स और 50,000 कार्ट्रिज तो टीटीपी के पास नहीं होंगी। क्या करने जाने वाले थे ये हकीम साहब, सलाउद्दीन साहब? और क्या मतलब एक सिविल वॉर की पूरी तैयारी थी। मैं यहाँ पे मज़हब को बीच में भी नहीं ला रहा कि लोग कहेंगे तुम मुसलमानों की बात करते हो। मैं कह रहा हूँ मज़हब को छोड़ दें कि इंडियन क्या करने जा रहा था। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। मेजर एशियन कंट्रीज का लिटरेसी रेट, जहालत की बात आती है ना, तो टॉप पे कौन है? पाकिस्तान। मेजर एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60%, और वो 60% भी मदरसा छाप लिटरेचर है। लिटरेसी का मतलब होता है कि आप पढ़ना लिखना जानते हैं। वो कुरान पढ़ाया जाता है जो कि समझ में आता नहीं, अरबी में होता है ना, लेकिन लिखा अरबी उर्दू के अक्षर तो सेम होते हैं ना, तो पढ़ना सिखाया जाता है, तो उससे उर्दू भी लिखनी पढ़नी आ जाती है, तो यू बिकम लिटरेट। हाई एजुकेशन की तो बात ही ना करें ना। तो 60%। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क, मतलब आबादी के लिहाज से, इंडोनेशिया में लिटरेसी रेट 96%। साला पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे, पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर इकोनॉमी है, पाकिस्तान से करोड़ दर्जे बेहतर सोसाइटी है। बस क्या नहीं है? एटम बम नहीं है। क्योंकि इंडोनेशिया ने कभी कोशिश ही नहीं की कि पड़ोस में ऑस्ट्रेलिया के साथ जंग जैसे माहौल पैदा करे, मलेशिया के साथ, फिलीपीन के साथ मसला ही नहीं किया जैसे पाकिस्तान। जब से साला बना है, कभी ईरान के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, कभी रशिया के साथ। तो अजीज दोस्तों, इंडोनेशिया अपनी कल्चर को नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ी, अपनी औकात नहीं भूले, डीएनए बदलने की कोशिशें नहीं की, अपने बाप नहीं बदले। बाकी आप देख लें, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपीन, इंडिया,
76% इंडिया, बांग्लादेश 74%। तो अजीज दोस्तों, आते हैं जहालत का ये नमूना भी देख लें। ये है बहिश्ती दरवाज़ा। बहिश्ती दरवाज़ा यानी जन्नती दरवाज़ा। ये एक मज़ार में लगा हुआ है, जिसका जो पीर है उस मज़ार का वो खावर माने का इमरान खान की बीवी बुशरा पिंकी पीरनी का शोहर उस मज़ार का, और ये पीरनी फ़कीरनी भी उसी मज़ार से। तो ये बहिश्ती दरवाज़े पे ही इमरान खान को भी एक बार ले गई थी, जहाँ पे इमरान खान ने सजदा भी किया था, जो बहुत वायरल हुई थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इमरान खान कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। इसको जैसे करवाते थे ये करता था कि बस प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं। तो इसने वहाँ पे सजदा किया था। ये बहिश्ती दरवाजे के बारे में इन पीरों फ़कीरों ने ये कहा हुआ है कि जो इस दरवाजे से गुजर जाए ना एक बार, वो जन्नत में दाखिल होगा। कितना भी बड़ा गुनाह किया हो उसके सारे गुनाह माफ़। ये फैलाया हुआ असर है। साल में 3 दिन के लिए खुलता है ये। रोज़ का 1.5 लाख आदमी इन 3 दिनों में इस जन्नती दरवाजे से गुजरता है, और मार कुटाई करके गुजरता है कि यार सारी ज़िंदगी साला इतने कत्ल किए, रेप किए, चोरी की, डाके डाले, सब कुछ किए, जन्नत के दरवाजे से गुजरो, ख़त्म, सारे गुनाह माफ़। ये जहालत भरी कौम आपने यहाँ पे डेवलप की है। ये इसके भारत और पाकिस्तान का जो अभी चल रहा था, तो उसमें याद होगा कि एक आम आदमी पाकिस्तानी का काफ़ी वो दिखा रहे थे कि वो बंदूक से भारत के ड्रोन गिरा रहा है। उसको हीरो बना गया, उसको अवार्ड दिए गए, इसको सब कुछ हुआ। बाद में पता चला जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि उसने जो ड्रोन गिराया था ना, वो यीहा-3 था। ये पाकिस्तान आर्मी का ही ड्रोन था। अजीज दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। आसिम मुनीर, इसने कहा है कि कश्मीर एक जायज़ लेजिटिमेट मूवमेंट है, और जो कश्मीरी मूवमेंट कर रहे हैं उसको भारत टेररिस्ट कहता है, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं है, मुजाहिदीन हैं। हम उनकी मदद करते रहेंगे। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive, with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic, and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, while the enemies of Pakistan continue unabated efforts to stall our destined rise, our journey to glory. ये खुल्लम खुल्ला पहलगाम के बाद चैलेंज है पाकिस्तान आर्मी के आसिम मुनीर का, डायरेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी, फिर टू भारत। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पोज लाने के बाद भारत के कई मिनिस्टर्स ने कहा था कि जंग में पोज है, अगर अब टेररिज्म हुई तो अब डायरेक्ट जंग होगी। तो ये जवाब है आसिम मुनीर का
भारत की सरकार को कि हम तो करेंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये टेररिज्म नहीं है, ये बहुत ही सवाब वाला काम है जिससे बहुत ही पुण्य होता है, इसलिए ये हम करेंगे, आपको जो करना है कर लो। अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जंग के खतरे तो एनी टाइम वाला बात है। इसी तरह ये खबरें आम हैं कि जंग वापस होगी, जंग में एक वक्फा आया है और ये जंग एनी टाइम वापस शुरू हो सकती है। 2 से 3 महीनों में 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग हो। मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर और नहायत ही अहम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद, ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। ये बात कोई मैं बग़ैर हवा में नहीं कह रहा, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, आपको पता है मैं कोई बात बग़ैर इंफॉर्मेशन के आपके सामने नहीं करता, बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात आपके सामने रखता हूँ वो बिला खौफ तरदीद रखता हूँ। मुल्क में इदारे हैं, मुल्क में शख्सियात हैं, मुल्क में लोग हैं। अगर मैं खुदा न खास्ता आपके साथ गलत बयानी करूँ तो रोज़ लोगों को उस पर एतराज़ हो या इदारों को उस पर एतराज़ हो। मैं जो इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रख रहा हूँ वो यही कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर, और परसेंटेज मैंने आपको बता दी कि 90 से 95% ये इसका इमिनेंट लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और जारियत करेगा। अब हो क्या रहा है, देखिए कुछ काम हुए हैं। जब भारत को मार पड़ी तो भारत के अंदर बड़ी ले-दे हुई। 3 लोग हैं भारत के अंदर, ज़हन में रखिएगा। ये नहायत ही गलीज़ इनका हिंदुत्वा माइंडसेट है और ये अपने आप को वो हिंदुत्वा के कुछ फुट नोट्स में तलाश करते रहते हैं कि हम कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं। उनमें नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, नंबर 2 अमित शाह, नंबर 3 ये अजीत डोभाल और ऑब्वियसली साथ राजनाथ सिंह। ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर बैठकर वो बात करते हैं कि जी हम तो अखंड भारत चाहते हैं, हम तो ये पाकिस्तान क्या है ये भी भारत का हिस्सा होना चाहिए, ये पाकिस्तान, ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, हम इनको सबको इकट्ठा करेंगे और अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत के जवाब में पाकिस्तान, और अजीज दोस्तों, ये तो पाकिस्तान का खदशा भी है, पाकिस्तान का फियर भी है और या फिर पाकिस्तान की तैयारी भी है। अब देखें, आसिम मुनीर को आप अगर इसकी स्पीच देखें 28 जून की, जो पाकिस्तान की नेवल एकेडमी में इसने स्पीच की, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ सुहागरात मनाने के बाद वापस आके 28 जून को नेवल एकेडमी में स्पीच की और उसमें कश्मीर के ऊपर ज़्यादा ज़ोर था और रिसोर्सेज ने जो आंदोलन खाने बातें की हैं वो ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर की कोशिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके कश्मीर के मामले को सेटल किया जाए। देखें, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर का मामला सेटल करना पाकिस्तान आर्मी का कभी मकसद नहीं रहा और कभी ये होने भी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी सर्वाइवल टोटल कश्मीर पे है। आज अफगानिस्तान और ईरान के मामला वो हैं, इंटरनेशनल भी चीज़ें बिगड़ी हैं। अदरवाइज जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का किससे दुश्मनी थी? हिंदुस्तान की तो कोख से जन्मा था, कैसे उसके साथ दुश्मनियां करेगा? लेकिन कुछ ही महीनों में कश्मीर पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की शुरू से इंटेंशंस थी कि एक दुश्मन क्रिएट करो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान को इतनी बड़ी आर्मी हिस्से में आई थी
जो कि डिजाइन के तहत, ये तो नहीं है ना कि 1947 का फैसला अचानक एक दिन में ब्रिटेन ने कर लिया कि आज़ाद कर रहे हैं। जहन में प्लानिंग होती है सारी पूरी। उसके लिए भर्तियां भी की गई आज़ादी से 47 से पहले। 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से लेकर 47 तक बहुत मुसलमान फौजियों की भर्तियां की गई पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, और उनको लाभ बसाया इस तरफ के पंजाब में था। और जब आज़ादी का फैसला हुआ तो एक साल पहले, मतलब 15 अगस्त 47 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं, लेकिन आर्मी का डिवीजन 46 में ही कर लिया था, अगस्त 46 में, एक साल पहले ही उस आर्मी को पाकिस्तान भेजा था। किससे खतरा था पाकिस्तान को उस वक्त कि ब्रिटेन ने इतनी बड़ी आर्मी वहां पे भेजी? इंडिया इतना बड़ा देश था, आप इधर ही आर्मी को रहने देते, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी आर्मी के हवाले कंट्री कर दिया। अब यह है कि कश्मीर एक इशू है जो कि जिंदा रखा जाएगा। और कश्मीरी, इन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि कश्मीरी लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ हम खड़े हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, फलान है, ढुमकान है, और इसको सॉल्व होना चाहिए। कराची में ये स्पीच करने के पहले ये डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे, और जो बाइडेन की सरकार पाकिस्तान को बिल्कुल ही जूते की नोक पे रखे हुए थी, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हटता है किस हालत, वो इमरान खान को हटाया जाता है, और फिर आपको पता ही है कि साइफर और अमेरिकन एम्बेसडर और डोनाल्ड लू और ये सब चीज़ें, अब जाके पाकिस्तान के आर्मी के सामने हड्डी फेंकी तो भौंकता हुआ, दुम हिलाता हुआ आसिम मुनीर पहुंच गया। और अजीज दोस्तों देखें, बात दरअसल ये है कि अब तो सिविलियन उसकी तो कोई औकात ही नहीं रही ना, मतलब कि कोई कहे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, अब तो कह ही नहीं सकते। कि दिखाने के लिए भी अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कह सकता था ना कि आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ को ले आना, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, जब मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा वहां पे कौन से कैमरे हैं, कुछ भी नहीं है, ख्वाजा को बिठा देंगे बराबर में चपड़ासी के साथ, तुम्हारे साथ मैं बैठ कर बात करूंगा अकेले में, दुनिया को पता नहीं चलेगा। लेकिन डेमोक्रेसी का ड्रामा तो हो, कुछ तो हो। डोनाल्ड ट्रंप भी कपड़े उतार के नंगा होकर स्विमिंग पूल में घुस गया है, और आसिम मुनीर भी खुल के सामने आ गया है। देखें, अमेरिका के साथ दोस्ती वोस्ती नहीं होती, मफाद होते हैं उनके। उनके मफाद इस वक्त जनरल साहब के साथ है, सीधी सी बात। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया को नजरअंदाज कर दिया, इतने मफाद है उनके जनरल साहब के साथ। ये नहीं कि शहबाज साहब के साथ मफाद है, वो जो डिलीवरी देता है उसी के साथ होते हैं ना जी। तो ऑर्डर लेने वाला नहीं होता, जो डिलीवर करता है उसके साथ मफाद होते हैं। तो अब आप देख ही ले कि किस तरीके के साथ सबने लाइन लगा दी है टुवर्ड्स जनरल साहब, बिकॉज उनको नजर आ रहा है जनरल डिसाइसिव, फर्म, और उनका ये ख्याल है कि जो ये कहेंगे डिलीवर करेंगे। आपका क्या ख्याल है? आपकी क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है अमेरिका की तरफ से? क्यों दी जा रही? इंडिया को क्यों नहीं दी जा रही? इसीलिए ना कि आप अफगानिस्तान, ईरान, चाइना तीनों के ऊपर बैठे हुए जी, और अमेरिका को एक्सेस चाहिए टू ऑल थ्री। तो वो तो नेगोशिएशन के साथ होगी ना, बट एटलीस्ट यू नो कि ये पाकिस्तान इज नाउ, इट्स ज्योग्राफी एंड लोकेशन हैज गिवन इट अ ह्यूज एडवांटेज। और वो अमेरिका तो यही चाहेगा कि जो भी पाकिस्तान में बैठा हो, तगड़ा हो, डिसाइसिव हो, कोई इधर उधर पूछने की जरूरत ना हो, तो वो तो एक ही शख्स है। सो आई थिंक आगे जो पाकिस्तान के लिए जो टेंशन आएगी, वो टेंशन यही आएगी कि अमेरिका का सिर्फ एक मकसद है जी, कि चाइना को नहीं बड़ा होने देना, चाइना के रास्ते में रुकावटें डालनी है। 100% चाइना को ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का ग्रेट पावर एसेंशन जो है बढ़ने का, ये रोकना चाहिए। चाइना, रशिया, ईरान वगैरह इनके जो अलायंसेस बनने जा रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। ब्रिक्स के अंदर रोकना चाहिए, SCO के अंदर इनको हावी नहीं होने देना। तो अमेरिका के तो बड़े इंटरेस्ट हैं इन पाकिस्तान नाउ,
नॉट सो मच इन इंडिया। मसला ये है कि डेमोक्रेसी दिखाने की अब एज सच इनको जरूरत रही नहीं है। देखें, बिलावल जरदारी जो कि इस वक्त डेमोक्रेसी, यूथ, डिप्लोमेसी, पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझ रहा है, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्मी चीफ, ये 19 जून की ट्वीट है, कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रियल डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे लंच पे। ये पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की तरफ एक राइट पॉजिटिव स्टेप है। तो आयशा सिद्दीक का जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया कि अब पाकिस्तान की यूथफुल लीडरशिप है ना, उसने मिलिट्री को डोमिनेंट रोल इन पाकिस्तान अफेयर दे दिया है, और इकोनॉमी से लेके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने आर्मी के हवाले कर दिए। और हुसैन हक्कानी जो कि एक्स एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अमेरिका में रहे हैं, वो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे मीन्स आर्मी अब डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे दूर हो गए हैं। अब इनको हाइब्रिड कहें कि हाइब्रिड माइनस कहें कि डिक्टेटर कहें, कुछ भी कहें, अब इन्होंने इस चीज़ की इनकी नज़र में अब कोई अहमियत रही नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, ये तो है सूरत हाल इस वक्त। अब अगर आप ये देखें कि किस तरह चापलूसियाँ हो रही हैं, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर, हाफिज साहब, फलान रुमकान, जिसको जहाँ जितना मौका मिल रहा है, ये अमेरिका से जो डीलें करके आया है ना, वो मुझे ज़ियाउल हक और फिर मुशर्रफ याद आते हैं। ये वाइट हाउस में बैठ के, और मुशर्रफ और ज़ियाउल हक को एडवांटेज ये था कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से रेफरेंडम करा के खुद को प्रेसिडेंट बना लिया था पाकिस्तान का, विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक सिविल सर्वेंट प्रेसिडेंट नहीं हो सकता अगर सिविल सर्विस में है तो। एक इलेक्शन नहीं लड़ सकता काउंसलर का एक सिविल सर्वेंट, प्रेसिडेंट बन जाते थे ये। लेकिन इस बार तो ये बगैर प्रेसिडेंट भी बन के इसको डोनाल्ड ट्रंप लाया है। तो क्या ऐसी अमेरिकन डीप स्टेट इस बार डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पे बंदूक रख के ऐसी क्या फायरिंग करने वाली है जिससे दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा? उसमें पाकिस्तान हमेशा इस पूरे रीजन में वोकल रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि भाड़े के इतने सारे फौजी, वो भी बेरहम, उनको अपने लोग मारने को मार दे, ऐसे लोग आपको दुनिया में कहाँ मिलेंगे? और यही अमेरिकन उसने कहा था ना कि बेच दें अपनी माँ जब बात आए पैसे की। अजीज दोस्तों, डॉलर फेंको और पाकिस्तानियों का ईमान खरीदो, आर्मियों का। ये देखें, ये आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल हैं जो कि प्योर यूथिया खेल है, प्रो इमरान है, लेकिन है पंजाबी। ये इन्होंने ट्वीट की कि एमल कांसी अफगानिस्तान में था। एमल कांसी है ना, एक बलोच था लेकिन अमेरिका में रहता था। वो CIA का ऑपरेटिव था और उसने CIA में किसी बात पे झगड़ा हो गया तो इसने CIA हेडक्वार्टर अमेरिका में जो है उसके नीचे 2 CIA के लोगों को फायरिंग करके मार दिया और भाग के पाकिस्तान आ गया। तो ये अफगानिस्तान में फिर छुप के रहता था। तो पाकिस्तान का अभी जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी है ना, अवैस लगारी, ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी का बेटा है। जागीरदार है, बहुत बड़ा और बहुत जालिम। तो ये एमल कांसी का क्लास फेलो रहा था किसी दौर में, तो इसने बहाना करके
एमल कांसी को दावत दी कि तुम अफगानिस्तान से आओ, मेरे डेरे पे आओ, तुम्हें रात अय्याशी कराएंगे, बकरे भूनेंगे, हिरन के गोश्त खिलाएंगे, लड़कियां होंगी, शराब होगी। वो बेचारा आया इस पे भरोसा करके। तो नवाज शरीफ ने $25 मिलियन के जरिए एमल कांसी का सौदा कराया CIA को, और CIA एमल कांसी को लेके गई और अमेरिका में उसको सजाए मौत हुई। ये पंजाबी है, ठीक है। अमेरिका की कोर्ट में जब सजा होने से पहले कोर्ट में केस चला एमल कांसी के ऊपर, तो एमल कांसी के वकील ने कहा कि पाकिस्तान से इसकी गिरफ्तारी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो मैं बता दूं, यह अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने ये गिरफ्तारी डॉलर दे के की है, पाकिस्तानी डॉलर के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। अजीज दोस्तों, ये है पाकिस्तान आर्मी। इनसे आप किसी भलाई की तवक्को करें ना, भूल जाएं। ये जालिम दरिंदे हैं। दरिंदे भी अपने बच्चों को बख्श देते हैं, ये अपने बच्चों को खा जाते हैं। अजीज दोस्तों, एक टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, एंड इट विल रिमेन टेररिस्ट। और इसकी टेररिज्म की व्याख्या उगड़ने के लिए कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है कि नहीं है, किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब FATF नामी एक इतना बड़ा इदारा जिसको इतने मिलियंस ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हो कि तुम्हें प्रूफ नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट कंट्री। और टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।